हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं और बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और अभी तो एग्ज़ाम्स ओवर हुए हैं तो सब लोग की मस्ती चल रही होगी, बट थोड़ा सा मस्ती को कम करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो बेसिकली इस वीडियो का क्या पर्पस है? एबीसी एनालिसिस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो सबसे लेंदी टफेस्ट पेपर माना जाता है सीए फाइनल में, आज हम उसका एबीसी एनालिसिस करेंगे। तो सर बेसिकली ये एबीसी एनालिसिस है क्या, और एग्ज़ाम के बाद आने वाला एबीसी एनालिसिस तो फर्स्ट टाइम सुना है। जनरली तो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले ही एबीसी एनालिसिस आता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये एबीसी एनालिसिस तो कम है, बट आपको पेपर को अप्रोच कैसे करना है, आपको स्टडीज़ प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करना है। क्योंकि काफ़ी फ्रेंड्स मेरे ऐसे हैं जिनने नवंबर में अभी पेपर दिया, बट उनका अच्छा नहीं गया एंड दे वांट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मई 23 में ही एग्ज़ाम है, तो उसको हम कैसे अप्रोच करें? देखो, बाकी सब जो एबीसी एनालिसिस डलते हैं वो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले रहते हैं और वो जुगाड़ू रहते हैं कि भाई अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ पाए हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो भाई फटाफट से जो ए कैटेगरी चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, बी छोड़ देते हैं, सी छोड़ देते हैं। तो ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इसमें हम ए कैटेगरी चैप्टर्स को देखेंगे, बी को देखेंगे, सी को देखेंगे, बट ऐसा में नहीं है कि सिर्फ ए को करना है। आपको ए को भी करना है, बी को भी करना है और सी को भी करना है, क्योंकि टाइम अपने पास बहुत ज़्यादा है। बट लाने का पर्पस क्या है कि हर एक ए कैटेगरी चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम्स क्या फेस करती है, उसको डील कैसे करना है। सेकेंडली आपको क्या अप्रोच करना है, कहाँ से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कहाँ से कंसेप्ट पढ़ने हैं, ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मई 23 से पहले हम देखते हैं पेपर का पैटर्न कैसे आता है। तो गाइस 115 मार्क्स का प्रैक्टिकल पोर्शन आता है एंड 5 to 10 मार्क्स की थ्योरी आती है। तो गाइस 100% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट तो है नहीं, मोर देन 90% है, बट हमको थोड़ा सा थ्योरी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम कैटेगरी ए चैप्टर को देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर आता है इंड एस 109, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसको मैंने ए कैटेगरी में क्यों रखा है, इसका रीज़न देखते हैं। तो गाइस, ये मार्क्स जो मैंने लिखे हैं वो प्रीवियस कुछ अटेम्प्ट्स के हैं। कौन से अटेम्प्ट का कौन सा मार्क्स है ये मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि अपन को शॉर्ट वीडियो रखनी है और बेसिकली एक बर्ड्स आई व्यू चाहिए। सो गाइस, 6 मार्क्स, 19 मार्क्स, अगेन 19 मार्क्स, 29, 19, और ये लास्ट के 2 अटेम्प्ट्स हैं, यानी कि मई 22 एंड नवंबर 22, 14 एंड 12 मार्क्स। तो गाइस अगर मैं इसका एक मोटा मोटी अंदाज़ा लगाऊं, तो ये अकेला एक टॉपिक मोर देन 10 to 15% का वेटेज रखता है। सो गाइस पहली अप्रोच हमको इसी की रहेगी कि हमको इसको कैसे डील करना है। तो गाइस आते हैं हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। तो गाइस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली हमको सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे कंसेप्ट हैं। अरे भाई बहुत सारे कंसेप्ट हैं। तो हम पहले इसको डील करने से पहले अच्छा देखते हैं कि आपको कंसेप्ट कहाँ से पढ़ने हैं। भाई कंसेप्ट आपने जिस भी अपनी रिस्पेक्टिव फैकल्टीज से पढ़ा होगा, उसके कंसेप्ट आप पढ़ सकते हो। बट सर हमने तो कोई फैकल्टी से पढ़ा ही नहीं है अभी तक। तो भाई अभी कर लो फास्ट ट्रैक कोर्स। फास्ट ट्रैक कोर्स भी नहीं करना है तो क्या करें? अजय अग्रवाल सर। अजय अग्रवाल सर के, मैं देखो मैं यहाँ किसी का भी प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपसे एक डिस्कशन करने आया हूँ। अजय अग्रवाल सर के नोट्स भी डले हुए हैं, नोट्स के साथ साथ रिवीजन वीडियोस भी डले हुए हैं छोटे छोटे। तो आप वो दोनों रेफ़र करके ईजिली दोनों को रेफ़र करके इस चैप्टर को टैकल कर सकते हो। तो गाइस, अब आते हैं हम लोग, कंसेप्ट देख लिया, कंसेप्ट कहाँ से पढ़ने हैं, प्रॉब्लम क्या आती है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में भाई बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे हैं, इतने सारे कि 4 बार भी पढ़ लोगे तो आपको याद नहीं रहेंगे। तो इसका क्या सॉल्यूशन आता है? पहले मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, कहाँ पे थे हम? प्रॉब्लम। तो भाई इसकी प्रॉब्लम को हमको कैसे टैकल करना है, इसका बेस्ट आइडिया जो मैं फॉलो करता था वो मैं आपको बताता हूँ। आपको फर्स्ट रीडिंग में सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं। कंसेप्ट कॉपी से पढ़ सकते हो, मॉड्यूल से पढ़ सकते हो, जिससे पढ़ना हो पढ़ो। हर एक कंसेप्ट के बाद आपको 20 कंसेप्ट होंगे ना, तो वन लाइनर की समरी बनानी है।
कि भाई फाइनेंशियल लायबिलिटी का क्वेश्चन था। इसमें क्या होता था, अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है कि भाई इसमें प्रेजेंट वैल्यू पे डिस्काउंट करते थे, जनरल एंट्रीज पास करते थे, क्लोजिंग बैलेंस निकालते थे। सेकेंड वाला मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन में क्या करते थे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते थे, डिफरेंसिंग को अपन चार्ज कर देते थे। ये अप्रोच हमको रखनी है उसमें, सारे कंसेप्ट में। तो इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो इसमें क्या होगा कि आपके मल्टीपल कंसेप्ट सब समराइज हो जाएंगे, और ये आपके बाकी रिविजन्स के लिए एक प्रैक्टिस बन जाएगा कि आपको बार बार नहीं देखना पड़ेगा। भाई 30-40 इलस्ट्रेशन, 30-40-50 कंसेप्ट कोई भी याद नहीं रख सकता है। आपको इजीली समरी बनानी है। समरी बनाने के बाद आपको रेडी रख लेनी है पेज पे, 1 से 2 लाइनर समरी रहेगी। वो समरी 10 बार देखोगे, अपने आप आपको कंसेप्ट रिकॉल हो जाएंगे। बट इससे काम अपना नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब क्या करना है, तो भाई हमने अभी तक क्या देखा, आपको कंसेप्ट कहाँ से पढ़ने हैं देख लिए, रिस्पेक्टिव फैकल्टी से नहीं हो तो आपको यूट्यूब से पढ़ सकते हो। दूसरा हमने देख लिया इस चैप्टर में प्रॉब्लम क्या क्या आती है और उसको टैकल कैसे करना है, आपको समरी बना के करना है। थर्ड पॉइंट, सर हम क्वेश्चंस कहाँ से करें, क्वेश्चंस के लिए कहाँ से, फैकल्टी से करें क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ क्वेश्चन करने हैं तो स्टडी मटेरियल के ही क्वेश्चन करने हैं। ऐसा क्यों? भाई आपको पिछले भी किसी भी अटेम्प्ट का पेपर उठा के देख लो, आपको 90% चांस है, 90 नहीं 99% चांस है कि सब आपको स्टडी मटेरियल का ही मिलेगा। हम करते क्या है बेसिकली, फैकल्टी की बुक्स में जाते हैं, 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, भाई 200 क्वेश्चन तक मैंने देखे हैं। और बेसिकली मैं आपको बताऊं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में है कितने क्वेश्चन? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्वेश्चन अपन को है सिर्फ, देखो, 3 जो है कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन है, ठीक है, और 6 टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन है। ये 9 क्वेश्चन तो भाई इतना ऐसे कर रहे हैं कि घोट के पी जाना है। देखो मैं रटने नहीं बोल रहा हूँ। अब क्या करोगे, कंसेप्ट्स को है ना वो 1 या 2 बार आप कर लोगे बहुत है। बाकी जितनी बार रिवीजन करोगे ना आप, उतनी बार आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव और 6 टेस्ट और नॉलेज क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। आपको कॉपी में लिख कर करना है। देखो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर हम सिर्फ कंसेप्ट पढ़ लेना, कंसेप्ट पढ़ना ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कंसेप्ट हम पढ़ लें और उसके बाद डायरेक्ट हम मॉड्यूल के क्वेश्चन देखेंगे ना, तो भाई किसी को नहीं बनेंगे। मॉड्यूल के क्वेश्चन को हमको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हमको याद हो जाए वो। एग्ज़ाम होता है भाई 3 घंटे का, 3 घंटे में 5 क्वेश्चन करने रहते हैं। और आपने हमेशा सुना होगा कि एफ आर का पेपर एफ आर इजिकल टू लेंदी बोलते हैं सब लोग। क्यों बोलते हैं लेंदी? भाई इस बात सिर्फ इतनी है क्योंकि प्रैक्टिस उनके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की कम होती है, वो बन नहीं पाते हैं फिर। सभी लोग क्या फोकस करते हैं, कंसेप्ट 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 के क्वेश्चन, फैकल्टी ने 100 क्वेश्चन करा दिए, वही 100 क्वेश्चन को बार बार कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है मैं आपको फिर से बताता हूँ एक बार। भाई देखो, हमारा होगा फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन में क्या करना है आपको, समरी रेडी करनी है। समरी रेडी करनी है, प्लस जितने भी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है सब सॉल्व करना है लिख के, ठीक है। ये हमारा मेजर टाइम हो गया और सेकेंड डिवीजन की तैयारी हो गई। सेकेंड डिवीजन में क्या करना है हमको, सेकेंड डिवीजन में सिर्फ समरी को हमको देखना है एक बार। समरी देख लेंगे, उसमें हमारे ऑटोमेटिकली सब कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। फिर हमको क्या करना है, जो भी इलस्ट्रेशंस हैं, और इलस्ट्रेशन मतलब बड़े इलस्ट्रेशन मैं बोल रहा हूँ जो 2-2 पेज के रहते हैं, और जो भी टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन है, उनको सबको भाई लिख के करना है। और नेक्स्ट जितने भी रिवीजन करोगे आप आज से, उसमें सब में आपको फोकस यही रखना है कि जो बड़े वाले क्वेश्चन है ना, जो देखो यार, इसमें 14 नंबर का आया था, 12 नंबर का, भाई 12 नंबर के लिए बड़ा क्वेश्चन ही पूछते हैं, छोटे क्वेश्चन कम पूछते हैं। तो हमको इसमें टेस्ट नॉलेज और कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन को ऐसे रट लेना है भाई, अभी से इतने अच्छे से कर लेना है कि बस पेपर देखे और 10 मिनट में सॉल्व हो जाए। तो बेसिकली मेरा इतना डिस्कशन का ये मतलब था कि आपको जो बेसिक्स वाले क्वेश्चन है उस पर आपको 20-30% सिर्फ टाइम देना है। और क्वेश्चंस जो है ना मेन, उनको रिपीटिवली आपको 70% है मेजरली उसमें करना है। देखो सब आता सबको है, कंसेप्ट भी सब पढ़ते हैं, पर दिक्कत कहाँ, फेल क्यों हो जाते हैं सब, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की, सिर्फ लगे रहते हैं सब अपने कंसेप्ट पढ़ने में, कंसेप्ट पढ़ने में और कंसेप्ट पढ़ने में। तो इससे काम नहीं बनता है। तो आई होप आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्लियर होगा। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं
रेवेन्यू फ्रॉम में इसमें बाद में आएंगे, पहले हम देखते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन। भाई इसको क्यों रखा है ए कैटेगरी में, मैं आपको बताता हूँ। तो अगर हम पिछले कुछ का ट्रेंड देखें, 8, 4, 5, 14, 20 और ये लास्ट 2 अटेम्प्ट्स का 15 और 0। हाँ, 0 सेटलमेंट में नहीं आया, क्यों नहीं आया मैं आपको रीज़न बताता हूँ। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन, दोनों रिलेटेड है इसलिए अपन साथ में डिस्कशन कर रहे हैं। भाई 18, 20, 16, 5, 0, अगेन 15, यहाँ 0 क्यों आया मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख रहे हो ट्रेंड, ये देख रहे हो 15, 0 और 0, 15। होता क्या है, बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन में से एक क्वेश्चन 15th का कंपलसरी आता ही है, और वो बड़ा क्वेश्चन आता है। तो या तो आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन से देखने मिलेगा, या आपको मिलेगा देखने कंसोलिडेशन से, किसी एक से मिलेगा बड़ा क्वेश्चन देखने को। तो भाई इससे भी ये प्रूव हो जाता है कि हमको बड़े क्वेश्चन में तो ज़्यादा फोकस करना ही है। अब हम इसकी अप्रोच करते हैं, हम इसमें क्या करना है अपन को। तो बेसिकली सबसे पहले हम आते हैं कंसेप्ट। कंसेप्ट किससे पढ़ना है, ये अपन दोनों की बात कर रहे हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन की, क्योंकि रिलेटेड चैप्टर है। तो भाई कंसेप्ट आपकी रिस्पेक्टिव फैकल्टी से पढ़ना है जिससे आप पढ़े हो। सर हमने किसी से नहीं पढ़ा है, तो भाई यूट्यूब से देख के तो पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ जैसा मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में बोला, बड़े बड़े क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन में भाई छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, और छोटे क्वेश्चन कैसे आते हैं, गुडविल आपको कैसे कैलकुलेट करना है, रिजर्व कैसे कैलकुलेट करना है आपको, ये सब बेसिक चीज़ें, ये आपका छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, और बड़ा क्वेश्चन आया तो आपको इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आना ही चाहिए, क्योंकि आप इसको उसमें क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे इसके बिना। तो आपको, जैसे अपन ने एफ में डिस्कस किया ना कि बहुत ज़्यादा टाइम उसमें देने की ज़रूरत नहीं है छोटे क्वेश्चन में, इसमें यार आपको दोनों में टाइम देना पड़ेगा। मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन में आपको कंसेप्ट भी अच्छे पढ़ने पड़ेंगे और क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चंस आप कैसे करोगे। तो देखो, कंसोलिडेशन में टेस्ट और नॉलेज में 15 क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत अच्छे से कर लेना। इलस्ट्रेशन बहुत सारे हैं, उसकी आप समरी बना सकते हो खुद से। आपको एक दो बार करोगे ना तो आपको वो कंसेप्ट बैठ जाएगा, इसकी इजी कंसेप्ट होते हैं। टेस्ट नॉलेज की 15 क्वेश्चन है, 15 के 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है। फर्स्ट रिवीजन में, सेकेंड रिवीजन में, थर्ड रिवीजन में, फोर्थ रिवीजन में, ये आपको बहुत अच्छे से करना है, रट जाने चाहिए। मैं बता रहा हूँ सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आ जाता है। अगर हम बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात करें, टेस्ट और नॉलेज में 13 क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन भाई 40 है, तो हमको पूरे 40 करने हैं क्या, यस, बट फॉर फर्स्ट रिवीजन। सेकेंड रिवीजन में हमको 30 से लेकर 40 इलस्ट्रेशन है ना, जो 10, ये बहुत बड़े हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब टेस्ट और नॉलेज के 13 तो करना ही करना है हर रिवीजन में। और फर्स्ट रिवीजन में आप इलस्ट्रेशन छोड़ 40 पूरे कर सकते हो, बट सेकेंड से ये 10 ज़रूर करना है। भाई इसको भी बहुत अच्छे से घोट के पी जाना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, टाइम नहीं मिलता है सोचने का, तुरंत अपन को एग्जीक्यूट करना रहता है। तो ये हमारी बात हो गई किसकी, बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन की। हाँ, क्वेश्चंस कहाँ से देखते हैं इसमें, ओनली स्टडी मटेरियल। आरटीपी बिल्कुल नहीं, एमटीपी बिल्कुल नहीं, पास्ट ईयर पेपर बिल्कुल नहीं। सिर्फ आप स्टडी मटेरियल कर लोगे ना भाई, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन है, बहुत हैं, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो बन जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है मैं आपको बताऊं, मैंने इसमें प्रॉब्लम ये देखी है, 100 200 क्वेश्चन फैकल्टी करा देती है। भाई 200 क्वेश्चन कोई कर लेगा, रिवाइज कैसे करेगा। करो आप, एक बार करो, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए करो, पर बार बार इम्पॉसिबल है। बार बार के लिए अटेम्प्ट के लिए ये 30 40 10 क्वेश्चन ये करो, 10 क्वेश्चन ये करो, 20 से 25 क्वेश्चन आप हर रिवीजन में करोगे ना एक चैप्टर के, यही क्वेश्चन आने हैं क्योंकि। तो यहाँ पे फंस जाते हैं हम। 100 200 क्वेश्चन देखना, एक बार फैकल्टी के देखना, उसको बंद कर देना, बार बार मत देखना, टाइम वेस्ट होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। दूसरी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ इन दोनों चैप्टर में। भाई साहब, जस्ट अ सेकेंड। दूसरी प्रॉब्लम हमारी ये आती है, भाई इसमें थ्योरी बहुत लिखवाते हैं। कौन, फैकल्टीज। मैं आपको बताऊं थ्योरी आपको कितनी पढ़नी है, चलो आगे अभी आएगा पॉइंट, मैं उसको आपको बताता हूँ। थ्योरी अभी आप इसको बिल्कुल इग्नोर करो। भाई 20 20 30 30 पेज की थ्योरीज मैंने देखी है फैकल्टीज लिखवाते हैं, बिल्कुल इग्नोर करो, टाइम वेस्ट है।
तो अब मैं बताऊँ अभी तक का आपको क्रक्स बताऊँ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिज़नेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, इनके आपको बड़े क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करना, बहुत ही अच्छे से करना, हर रिवीजन में करना है। छोटे क्वेश्चन को कैसे करना है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की आपको समरी बना लेनी है। इससे क्या होगा, आपको एक ग्लांस आएगा, बार-बार आप पढ़ोगे, देखोगे, पलटाओगे, टू लाइनर समरी, आपके ऑटोमेटिकली कंसेप्ट याद हो जाएँगे। बिज़नेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन में क्या करना है, भाई बिज़नेस कॉम्बिनेशन में जो लास्ट के इलस्ट्रेशंस हैं, वो बहुत अच्छे से कर लेना है और टेस्ट एनालिसिस तो बहुत करना ही है। कंसोलिडेशन में क्या करना है, इसमें छोटे क्वेश्चंस भी एक बार प्रैक्टिस करना है, बड़े हर बार प्रैक्टिस करना है। छोटे क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम किसी भी टॉपिक पे नहीं देना है, ठीक है? ये हमारे हो गए 2 चैप्टर्स। तो आते हैं सबसे बड़ा, सबसे बोरिंग, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। ये है भाई इंडेस 115। इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका क्या सॉल्यूशन है, मैं आपको बताता हूँ इसका क्या सॉल्यूशन है। भाई सबसे पहली बात तो इसको हमने रखा क्यों है इंडेस 115 को ए कैटेगरी चैप्टर में, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं इसका पास्ट ट्रेंड एनालिसिस देखूँ तो भाई, भाई साहब 22 मार्क्स, 12 मार्क्स, 12 मार्क्स, 10 मार्क्स, 14 मार्क्स, 16 मार्क्स, 20 मार्क्स, लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में 16 और 20 मार्क्स, मतलब 20% वेटेज बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत बेकार चैप्टर है, आई एक्सेप्ट। करना क्या है आपको, मैं इसमें बताता हूँ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम कहाँ आती है इस चैप्टर में। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है इस चैप्टर में। इतने सारे कंसेप्ट, इतने सारे क्वेश्चन, भाई हार्डली 100 क्वेश्चन होंगे, मेरे को भी याद नहीं है। कैसे उनको अप्रोच करें, कैसे ध्यान रखें, कोई नहीं रख सकता। इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन को एक बार रीड करना है। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में अच्छे से रीड करना है उसको। अपना मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करना है। यस, आपको अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करना है। आपको उसमें बोलना है कि रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर में इलस्ट्रेशन 1 में ये इसका क्रक्स है और इसका सॉल्यूशन ये है। आपको स्टोरी बना के ध्यान रखना है। इसमें जितने भी 50, 60, 100 होंगे ना, जितने, मैं सिर्फ थ्योरी वाले की बात कर रहा हूँ, इसमें थ्योरी क्वेश्चन है। ये थ्योरी क्वेश्चन का आपको बेस्ट चीज़ ये है, देखो आपको अगर रिकॉर्डिंग नहीं जमता तो समरी बना लो यार, कॉपी में बैठ के समरी बना लो, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में बनाई थी। बट मैं क्या बोलता हूँ, रिकॉर्डिंग बना लोगे ना तो आप कभी भी सुन सकते हो और कम से कम 10 बार सुनना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में याद नहीं आएगा। तो इसका यही सॉल्यूशन है। 20 नंबर का आता है। मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और बिजनेस कॉम्बिनेशन जितना वेटेज इसको देना ही पड़ेगा। ये नैया डुबा भी सकता है आपकी और आपको नैया पार लगा भी सकता है। तो आपको करना क्या है, इसको रिकॉर्डिंग करना है। कंसेप्ट इसमें ज़्यादा समझने वाले नहीं है, सब रटने वाले हैं। बात आती है प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है, ये हमारा हो जाता है, ये हमारा हो जाता है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। ठीक है, अब आते हैं लीजेस पे। भाई लीजेस को कैटेगरी 1 में क्यों रखा है, क्योंकि लीजेस से आता है, कितना आता है, 0, 6, 4, 10, 0, 0, 8। कभी आता है कभी नहीं आता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको करना पड़ेगा। लीजेस के लिए क्या करें, जिसने अपने फैकल्टी के पढ़ चुका है फैकल्टी से पढ़ो कंसेप्ट, जिसने नहीं पढ़ा है अजय सर के नोट्स पढ़ लो। क्वेश्चंस कहाँ से करें, मेन मेरा ये डिस्कशन होता है और इसका आंसर भी आपको पता है। क्वेश्चंस आपको करना है सिर्फ स्टडी मटेरियल से। देखो मैं अगर बोल रहा हूँ ना आपको आरटीपी एमटीपी नहीं करना है, इसका मतलब मैंने कभी नहीं करना है। आपको फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन में सिर्फ स्टडी मटेरियल पे फोकस करना है। आप कोई भी अटेम्प्ट का पेपर उठा के देख लो, कोई भी अटेम्प्ट का, आपको 90% से 95% सिर्फ स्टडी मटेरियल से आएगा। तब भी पता नहीं क्यों लोग फैकल्टीज़ के क्वेश्चन, आरटीपी एमटीपी ये सब करते हैं, आई डोंट नो। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भाई 60 लाने हो, इवन 70 लाने हो, आप सिर्फ स्टडी मटेरियल करोगे ना, आराम से आपका काम होने वाला, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, मैं 80, 90, 100 वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको जो कर रहा हूँ आप कर लेना। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको एक क्रक्स बता देता हूँ। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया अपना, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया और लीजेस हो गया। अभी हमारा एक कैटेगरी चैप्टर और बच्चे हैं और आप बहुत शॉक्ड हो गए कैटेगरी चैप्टर अब आके देख के, क्योंकि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को ए कैटेगरी में क्यों रखा है भाई, इसके क्वेश्चन 10 अटेम्प्ट में से 2 या 3 बार आते हैं सिर्फ, बट ए में क्यों रखा मैं आपको बताता हूँ। भाई ये चैप्टर इतना इजी है, ये सब चैप्टर्स इतने इजी हैं। भाई आपको क्वेश्चंस तो एसएम से करना है, ये बात तो पक्का है आपको। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आप
बिना कंसेप्ट देखे भी अगर आप सिर्फ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कर लोगे ना, जितने भी हैं 10 15 20 मेरे को नहीं पता, आप एक बार कर लोगे आपको कंठस्थ हो जाएंगे। टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, 2 घंटे 3 घंटे का भी टॉपिक नहीं है। इसको छोड़ के क्यों जाते हैं? क्योंकि भाई कम आता है, बट ये छोड़ने वाला है ही नहीं। बाई चांस आ गया, फ्री के 5 नंबर देके जाएगा। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप फर्स्ट रिवीजन से अपनी प्रायोरिटी पे रखना। फिर आता है एग्रीकल्चर। भाई एग्रीकल्चर थोड़ा सा टेक्निकल है, बट मैं इसको क्यों एक कैटेगरी में रखा हूँ कि स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन अपन को करना है एज यूजुअल, हमेशा से अपन करते आ रहे हैं। भाई सिर्फ 4 5 6 क्वेश्चन है इसमें, 5 6 क्वेश्चन है। 5 6 क्वेश्चन आप 2 या 3 बार कर लोगे ना, आपको याद रह जाएंगे। और एग्रीकल्चर से कभी कभार 10 नंबर का भी आ जाता है, कभी कभार आते, जनरली आते ही नहीं है, बट 10 नंबर का भी आ जाता है, 5 से 6 नंबर का आता ही है। ऑपरेटिंग सेगमेंट, भाई इसमें कुछ है ही नहीं करने वाला। 3 लिमिट्स याद रखनी है, उसके बाद अपन को बताना है कि भाई ये सेगमेंट रिपोर्टेबल होगा कि नहीं होगा। बहुत इजी चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको रखा है। क्वेश्चंस कहाँ से करना है? ऐसे में से। अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग और CSR। भाई इम्पोर्टेंट, ये तो आते ही नहीं है ना। भाई ये हमारी गलत फहमी है। ये अभी रिसेंट अटेम्प्ट में 5 नंबर का आया था, ये भी कुछ 1 2 अटेम्प्ट पहले 5 नंबर का आया था। भाई कुछ नहीं है इन चैप्टर में, भाई कुछ नहीं है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, अगर आप बोलोगे तो मैं इसको पढ़ा दूंगा, दोनों आधे आधे घंटे लगेगा सिर्फ। इसमें बेसिक इतनी कम थ्योरी है, इतनी कम थ्योरी है इसमें, इतनी कम थ्योरी है कि भाई आप 2 बार पढ़ोगे ना आपको याद हो जाएगा। CSR और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग किसी भी यूट्यूब में आप फैकल्टी का डालोगे, समरी आपको मिल जाएगी, सिर्फ वही समरी पढ़ लो। 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, आधे घंटे सिर्फ लगेगा, आपका काम हो जाएगा। इसलिए मैंने ये 4 5 टॉपिक्स को ए कैटेगरी में ही रखा है, और आपको भी ए कैटेगरी में ही रखना है। ये आप कर लोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर आपने कर लिया, आपका काम हो गया। आपके कम से कम यहाँ पे सिक्योर हो जाते हैं 75 मार्क्स। ये सिर्फ इतना। आपको फर्स्ट डिवीजन से लास्ट डिवीजन तक की अप्रोच मैंने बता दी कैसे रखना है। ज़्यादा आपको फैकल्टी के नोट्स पे ध्यान नहीं देना, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। छोटे छोटे कंसेप्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक बार सिर्फ करना है। बड़े क्वेश्चन जितने मॉड्यूल में दिए उसको 3 से 4 बार करना है, लिख लिख के करना है, स्टेप्स याद कर लेने हैं, घोट के भी जाना है। ये सक्सेस मंत्र। अब आते हैं हम कैटेगरी बी चैप्टर में। अरे भैया क्या हुआ, जस्ट अ सेकेंड। इसमें अपन बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है वैसे ही। पीपी गुड स्टैंडर्ड आता है ये, इंडेस कहाँ से करना है भाई? इंटेंजिबल एसेट, इनकम टैक्स, ईपीएस, फॉरेन एक्सचेंज। देखो अब तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, आपको जहाँ से करना हो, बट मेरा प्रेफरेंस हमेशा स्टडी मटेरियल रहता है। अब आते हैं, पीपी बड़ा चैप्टर है, बड़ा है, कंसेप्ट हैं उसमें, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, 5 नंबर के आते हैं, करना तो पड़ेगा। इंटेंजिबल एसेट है। ईपीएस कुछ लोगों को मैंने देखा टफ लगता है, भाई अगर टफ लगे ना तो करना क्या है, बेसिक ईपीएस निकालना है और डाइल्यूटेड निकालना है। ये 2 कंसेप्ट हैं, 2 क्वेश्चन ये तो करके ही जाना है हमेशा से। देखो मैं बताऊं, एबीसी एनालिसिस आप चैप्टर वाइज तो रख रहे हो, पर चैप्टर के अंदर टॉपिक्स का भी एबीसी एनालिसिस करो, हमेशा आप सक्सेस हो गए। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में एबीसी एनालिसिस के नाम पे क्या घूमता है, तो 4 से 5 क्वेश्चन घूमते हैं, सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन घूमते हैं। क्या घूमते हैं भाई? मॉडिफिकेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू पे लाके उसको डिस्काउंटिंग करके उसके अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना, ये 2 3 क्वेश्चन है। बिजनेस कॉम्बिनेशन में रिवर्स एक्विजिशन भाई, चेन होल्डिंग, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन में, इनको इस चैप्टर में इनका ये एक कैटेगरी रखना। ईपीएस में बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस एक कैटेगरी के रखना। पीपीई में मॉडिफिकेशन वाला क्वेश्चन है शायद, उनको रखना एक कैटेगरी में, ठीक है। तो आप, ये तो मैंने आपको चैप्टर्स वाइज बता दिया, अब टॉपिक वाइज आप अपने आप से बना सकते हो। देख के हर क्वेश्चन को नहीं करना है, एक बार बस सिर्फ करना है। सेकेंड टाइम किसको करना है? जो हमने देखा ना, बड़े बड़े जो रहते हैं उनको करना है। कैटेगरी से अदर्स में भाई जो भी हैं वो आप समझ लेना, कर लेना। अब मैं आपको देने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट टिप्स। इंपॉर्टेंट टिप्स जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, हमेशा से इम्पोर्टेंट हैं। इसको अपन शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। तो भाई इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है? ओके, थ्योरी। अरे सर आप थ्योरी तो बोल रहे थे पढ़ के ही नहीं जाना है। भाई थ्योरी बिल्कुल किसी भी फैकल्टी की नोट्स है ना, बिल्कुल दूर कर देने का, नहीं पढ़ने का। तो ये क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है थ्योरी 2 3 लाइन्स इन एवरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एवरी प्रैक्टिकल, भाई कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसका
ब्रीफ थ्योरी देना। सर वो थ्योरी हम कहाँ से पढ़ें? ओ भाई, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने करते हैं ना, उसमें इजीली अपन थ्योरी लिख सकते हैं 2 लाइन की थ्योरी कैसे लिखना है? कुछ भी नहीं भाई। फाइनेंशियल लाइबिलिटी का क्वेश्चन है, तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी का क्वेश्चन है, मान लो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भाई 2 लाइन लिखना है कि कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को अपन डिस्काउंट करते हैं, उसमें से अपन इक्विटी पार्ट अलग करते हैं और लाइबिलिटी पार्ट अलग करते हैं। ये 2 लाइन हो गई, ठीक है। इंडेक्स का नाम लिख देना। ये 2 से 3 लाइन बहुत ज़रूरी होती हैं। हर पेपर में सजेस्टेड आंसर में आप देखोगे या किसी का भी आप सर्टिफाइड कॉपी देखोगे, मैं अपनी सर्टिफाइड कॉपी दिखा दूंगा पहले। हर क्वेश्चन में 2 से 3 लाइन लिखना होता है थ्योरी, आपको बहुत ज़रूरी होती है। अभी से प्रैक्टिस डालो। तो प्रैक्टिस कैसे डालें भाई? जो तुम लोग अभी क्वेश्चंस करोगे ना बड़े बड़े लिख के, उसमें 2-3 लाइन लिख देने का, डू नॉट ड्रॉ लाइन्स। भाई ये एक्चुअली एग्जाम टिप है, घर पे तो हम कभी क्वेश्चन ही सॉल्व मुश्किल से करते हैं, लाइन तो बहुत दूर की बात है। बट हाँ, सुन लो, लिखा है तो सुन लेते हैं। लाइंस कुछ भी नहीं बनाना है भाई, कभी भी हमारा टाइम वेस्ट होता है। बैलेंस शीट लिखते हैं, फिर ये करते हैं हम 12th स्टैंडर्ड जैसे, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं करने का। एग्ज़ाम है, फाइनल में अपन 11th-12th में नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, बैलेंस शीट लिखे हो, ईयर एंड लिखे हो, कंपनी का नाम लिखे हो, दैट्स इट। ये बनाया, यहाँ पे लिखा अमाउंट, लिखा यहाँ पे, लिखा अमाउंट, लिखा यहाँ पे, लिखा। कुछ नहीं, कुछ मार्क्स नहीं कटते हैं, कुछ भी नहीं होता है। टाइम सेविंग के लिए आपको बोल रहा हूँ, ये बात अभी से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम अभी से अपनी हैबिट नहीं बनाते हैं तो क्या होता है बाद में एग्ज़ाम में फिर हम गड़बड़ करके आ जाते हैं। अब होता है अगला पॉइंट, फोकस ओनली ऑन आईसीआई स्टडी मटेरियल। ये तो मैं हमेशा से बोलता आ ही रहा हूँ। प्रैक्टिस मैनुअल, आरटीपी, एमटीपी जिसको करना है बिल्कुल करो। बट भाई एक चीज़ सुन लो, आईसीआई के स्टडी मटेरियल में ही 1200 क्वेश्चन है। ऑब्वियसली प्रेफरेंस तो सब स्टडी मटेरियल को देते हैं। तो भाई 1200 क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद इन सब में जंप करोगे ना। हम करते क्या है, एकदम से समुंदर देखते हैं और डूब जाते हैं और उसमें डूब के मर जाते हैं। हमको करना कुछ भी नहीं है। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन भी कौन से देखने हैं, मैंने आपको सब चैप्टर में बता दिए। जो भी इजी वाले हैं वो फर्स्ट रीडिंग में देख के साइड कर देना है, उसका समरी बना लेने का। बाकी जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको सिर्फ प्रैक्टिस करना। और बड़े क्वेश्चन में हार्डली बता रहा हूँ 50 से 100 क्वेश्चन भी नहीं होंगे जो आपके, और क्वेश्चन उन्हीं से आने हैं। किसी भी फैकल्टी का आप देख लोगे ना, वो बोलते हैं ना सुपर 100 क्वेश्चन, सुपर 90 क्वेश्चन, कुछ नहीं होता है भाई। जो पास्ट में आए हुए हैं आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, वही उन छाप देते हैं। तो भाई ये सब आपको करना हो तो करो, पर यार पहले ये तो कर लो। ये एक बार आपका हो जाएगा, फिर आपको जो करना हो करो ना। आप सीएमए भी कर लो यार, सीपीए के क्वेश्चन भी कर लो, ठीक है। अब आते हैं भाई क्या, शॉर्ट फॉर्म पीपी वगैरह, ये एग्जाम टिप है। आप हमेशा से कभी भी अगर आपकी अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखते हो ना, टाइम वेस्ट। अमाउंट क्लियरली रखो। वॉच टाइम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। में अपन इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। भाई ये क्या कहना चाहते हैं हम? देखो प्रॉब्लम हमारी क्या रहती है वो मैंने पहले क्लियर कर चुका, पर मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। हम क्या, फैकल्टी के बेसिक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। वो बेसिक क्वेश्चन करने के बाद हम जंप करते हैं आईसीआई के क्वेश्चन पे, और उनको उसको एक बार करते हैं। तो वो एक क्वेश्चन को करने में लगते हैं 45 मिनट्स, 1 घंटा। इससे काम बिगड़ जाता है। इसलिए अपन को क्या करना है, बेसिक्स को एक बार करना हो, और ये बड़े बड़े क्वेश्चन आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन को हमको 4-5 बार कर लेना है भाई, याद कर लेना है। हमारा टारगेट ये रखना है कि 30 मिनट में एक बड़ा क्वेश्चन एग्जाम का हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग टाइम लो। आप कंसोलिडेशन कर रहे हो, बिजनेस कॉम्बिनेशन कर रहे हो, फर्स्ट डिवीजन में 45 मिनट का टाइम लो। उसके बाद आप लिख के रखो कि भाई मेरे को 30 मिनट्स में ही करना है। ये सब एग्जाम डे पर मैं अभी क्यों दे रहा हूँ कि आप भाई अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो ना, तो हम इसको लीनियंटली लेंगे ना, तो हमारी हमेशा से प्रैक्टिस ही नहीं होगी हमारी क्वेश्चंस करने की। और एफआर में आपने जितने लोग से सुना होगा, एफआर भाई बोलते क्या है, लेंदी था, छूट गया, 20 नंबर का छूटा, अटेम्प्ट नहीं हो पाया। भाई इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। बिग क्वेश्चंस जो है ना, आप जो आते हैं सीधा 15 नंबर के, 20 नंबर के, 10 नंबर के, उनको भाई लिख लिख के प्रैक्टिस करो। कितनी बार करो? 4 बार करो। सर इतना टाइम हमारे पास है ही नहीं, बेसिक क्वेश्चंस का टाइम कम कर दो। थ्योरी जो है ना, थ्योरी मतलब जो कंसोलिडेशन की थ्योरी भी फैकल्टीज़ ने लिखवाई है, वो
स्किप कर दो, काट दो, कुछ काम की नहीं आने वाली है। थ्योरी फिर कहाँ से पढ़ें? हर क्वेश्चन में जो थ्योरी लिखनी हो तो आप लिख ही दोगे। बाकी CSR, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, बिल्कुल टाइम नहीं लेगा आप लोग का, सब हो जाएगा इसमें। तो अब मेरे को लगता है कि बेसिकली अपन ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। मैंने आपको एक अप्रोच बता दी है कि आपको कैसे अपनी FR के स्टडीज़ को किक स्टार्ट करना है, किस तरीके से आपको ध्यान रखना, बड़े क्वेश्चंस पे शुरू से फोकस करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, कौन कौन से चैप्टर शुरू में करने हैं। भाई बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, ये जो चैप्टर्स लिखे हुए हैं ना, ये वाले, भाई अभी से स्टार्ट कर दो, आज से चालू कर दो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट देखो, लोग क्या अप्रोच रखते हैं मैं आपको बताता हूँ। छोटे छोटे इंडियाज पहले कर लेते हैं, बड़े वाले बाद में करेंगे। कुछ भी नहीं होता भाई ऐसा, ये सब बच रहे हैं। शुरू करो आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से, 14 नंबर, 12 नंबर, 19 नंबर, फोड़ दो भाई। जितने क्वेश्चन हैं बिल्कुल इतने अच्छे से कर डालो ना। एक बार आप समरी आपकी तैयार हो जाए, साइड में रख दो सेकंड डिवीजन के लिए। अच्छे से क्वेश्चन इनके जितने लिख के कर लो, रेवेन्यू के ऑडियो बना लो। आप हर किसी दूसरे सब्जेक्ट का भी कर रहे हो, रेवेन्यू का आप ऑडियो सुन लोगे ना, आपके कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। बिजनेस कॉम्बिनेशन कर लो, कंसोलिडेशन कर लो। अप्रोच क्या रखो कि इनके साथ कोई एक छोटा छोटा टॉपिक कर लो। जैसे भाई आप मान लो अगर आप ये कर रहे हो, अपना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कर रहे हो, तो भाई PPE कर लिया साथ में, उसके एक छोटा हो गया। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर कर रहे हो, भाई बहुत ही थ्योरी है, इसको क्या करें, इनकम टैक्स के साथ कर लिया। इनकम टैक्स मतलब भाई DT नहीं, वो इनकम टैक्स वाला इंडियस की बात कर रहा हूँ। बाकी जितने भी आपके हैं EPS कर लो, छोटे छोटे, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, ऐसे करोगे ना आपका हो जाएगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने आपको सभी बता दिया है। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हो कि मैं बाकी सब टॉपिक्स, बाकी सब सब्जेक्ट्स का भी ऐसे ही आपको May 23 के लिए अप्रोच आपको कैसे करना है वो बताऊँ, तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।